हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विवाह संबंधी अपराध और कानून के बारे में। अब हम इसका इंट्रोडक्शन देते हैं थोड़ा से। आए दिन विवाह टूटने की ऐसी कई वजह पढ़ने को मिलती हैं। अदालतें ऐसे मुकदमों से भरी पड़ी हैं। कई बार तो वहीं वधू पक्ष शोषण झूठा मुकदमा दर्ज करा देते हैं। हिंदू विवाह एक संस्कार है। हिंदुओं में विवाह को संस्कार माना गया है, जिसमें विवाह को जन्म जन्म का रिश्ता कहा गया है। लेकिन लगता है ये सब अतीत की बातें हैं, क्योंकि अब शोषण भी दिखता है, हत्याएं भी होती हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने का खेल भी चलता है। यहाँ हम विवाद के संबंध में विधि द्वारा स्थापित कानून की जानकारी दे रहे हैं, ताकि वैवाहिक शोषण से निपटने में इसकी जानकारी लोगों के काम आ सके। विवाह संबंधी अपराध की धारा 493 से 498 तक। नंबर 1 में हम देख लेते हैं कि धारा 493 स्त्री को इस विश्वास में रखकर सहवास की वह पुरुष उससे विधि पूर्वक विवाहित है, इस उम्मीद में उसे रखा जाता है। सेकंड नंबर हम बात कर लेते हैं सेक्शन धारा यानी 494। पति पत्नी में से किसी एक के द्वारा दूसरे के जीवित रहने के बावजूद दूसरा विवाह करना, ये अपराध है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम। सेक्शन यानी धारा 495। एक पक्ष द्वारा अपने पूर्ववर्ती विवाह को छुपाकर दोबारा से विवाह करना। नंबर 4 में सेक्शन धारा 496। लड़का या लड़की द्वारा छलपूड़, जो लोग लड़का या लड़की में छलपूड़ करते हैं कि लड़का हो गया लड़की, ये बहुत गलत है और अपराध है। 5 नंबर में बात कर लेते हैं तो धारा 497 में जार कर्म। नंबर 6 में धारा 498 किसी विवाहित स्त्री पर पति के रिश्तेदार द्वारा क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना। घरेलू हिंसा में महिलाएं बहुत ही परेशान हो रही हैं, तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। महिलाएं खुद पर हो रहे अत्याचार के लिए सीधे न्यायालय से गुहार लगा सकती हैं। इसके लिए वकील को लेकर जाना जरूरी नहीं है। अपनी समस्या के निदान के लिए पीड़ित महिला प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर में से किसी एक को साथ ले जा सकती है और चाहे तो खुद अपना पक्ष रख सकती है। भारतीय दंड संहिता 498A के तहत किसी शादीशुदा महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करना कानूनन अपराध है। अब दोषी को सजा के लिए कोर्ट में लाने या सजा की अवधि बढ़ाकर आजीवन कर दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं पुलिस और कानूनी अधिकार के बारे में। पुलिस के कानूनी अधिकार क्या होते हैं? पुलिस कौन है? पुलिस एक ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनका चयन और प्रशिक्षण कानून और व्यवस्था तथा जनता की सुरक्षा और सेवा के लिए किया जाता है। अब बात आती है कि पुलिस के काम क्या होते हैं, पुलिस का वर्क क्या होता है। पुलिस का वर्क होता है, नंबर 1 पॉइंट पे आते हैं हम, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। नंबर 2 पॉइंट पे अपराध का निवारण करना। कोई भी अपराध किया हुआ है तो हमें उस अपराध का निवारण करना है। और 3 पॉइंट पे की बात करते हैं तो अपराध की जांच करना। अपराध किस प्रकार का हुआ है उसकी जांच देखभाल करना। संज्ञेय अपराध करने वालों को गिरफ्तार करना। बुरा से बुरा अपराध करने वालों को गिरफ्तार कर लेना। अब बात करते हैं पुलिस का प्रशासनिक ढांचा क्या होता है कि पुलिस का प्रशासनिक ढांचा क्या होता है। तो सबसे पहले बात होती है SHO पुलिस थाने का इंचार्ज होता है। और नंबर 2 पे SP एक जिले की कानून व्यवस्था में DM की मदद करता है। एक जिले की SP जो है एक जिले की कानून व्यवस्था की मदद करता है DM के साथ।
और नंबर 3 पे क्या आता है? DIGP। DIGP एक राज्य के 3-4 जिलों का इंचार्ज होता है। DIGP एक राज्य के 3-4 जिलों का इंचार्ज होता है। अब बात आती है कि पुलिस के द्वारा जो रिपोर्ट लिखाई जाती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या होती है? प्रथम सूचना रिपोर्ट को हम FIR भी बोलते हैं। पुलिस थाने या चौकी में दर्ज की गई ऐसी पहली अपराध की रिपोर्ट को प्रथम सूचना रिपोर्ट या FIR कहा जा सकता है, जिसे बहुत लोग रिपोर्ट भी बोलते हैं, FIR भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि FIR के विषय क्या हो सकते हैं, इसमें क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं FIR के विषय में। तो बात करते हैं, अभियुक्त का नाम और पता होना चाहिए। अभियुक्त का नाम और पता, अपराध होने का दिन, स्थान तथा समय, अपराध कब हुआ है, किस दिन हुआ है, किस डेट में हुआ है, किस टाइम पे हुआ है, ये सभी चीजें उस विषय पर निर्धारित की जाती हैं। साक्षी का परिचय होना चाहिए। जो साक्ष्य व्यक्ति है उसका पूरा डिटेल, उसका परिचय होता है, तभी जा करके आगे कुछ बात होती है। इस प्रकार से इसे रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं। ये सभी चीजें कानून के अंतर्गत ही आती हैं, ये कानून से अलग बिल्कुल भी नहीं है। कानून के द्वारा ही बनाई गए सारे नियम हैं, जो कि पुलिस भी उसी चीज को फॉलो करती है और जो भी कानून के दायरे में आता है वो भी उसे फॉलो करता है। अगर आप लोगों को ये हमारी वीडियो, हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज बताइएगा कि हमारी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है। और अगर इससे जुड़ी जानकारी अगर आप लोगों को और भी जाननी है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना कि आपको इससे जुड़ी क्या जानकारी लेनी है और आप लोगों को क्या जानना है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं इससे जुड़ी जानकारी आप लोगों को बता सकूं और मेंशन कर सकूं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप प्लीज चैनल को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, लाइक करने और सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं करना है। आप इसे बिल्कुल बेफिक्र होकर के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करना, अन्यथा मत लाइक करना, कोई प्रेशर नहीं है। अगर आप लोग को सही लगता है तो आप लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना। और कई ऐसी जानकारियां हैं जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। मैं वीडियो को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगी, नहीं, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे। आप लोग यही सोचेंगे कि पता नहीं क्या बात है, कैसी नॉलेज है। तो इसीलिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बढ़ाएंगे, आप लोग को ऐसी ही जानकारी हम बताते रहेंगे अगर आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो। अब हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं ऐसे कानून के बारे में। अब जैसे बात आती है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे क्या आता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नीचे आते हैं राज्यों के उच्च न्यायालय, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय के अंदर ही बहुत सारे दीवानी न्यायालय हैं, फौजदारी न्यायालय हैं, राजस्व न्यायालय हैं। ये सभी न्यायालय हमारे अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। अब दीवानी, फौजदारी, राजस्व न्यायालय के अंतर्गत जिला न्यायाधीश, जिला सत्र न्यायाधीश, राजस्व परिषद आते हैं। इन सभी के अंतर्गत अतिरिक्त संयुक्त सहायक जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, आयुक्त, जिला न्यायाधीश के नीचे दीवानी न्यायाधीश आते हैं, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भी आते हैं, सहायक जिलाधीश आते हैं। अब दीवानी न्यायाधीश के नीचे कौन होते हैं? वो होते हैं मुंसिफ मजिस्ट्रेट्स। और मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी के नीचे क्या होते हैं? दंड अधिकारी प्रथम श्रेणी में आते हैं। और सहायक जिलाधीश के नीचे क्या आते हैं? परगनाधीश।
इसी प्रकार से इसका क्रम चलता रहता है और एक के नीचे एक के नीचे ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय बहुत सारे न्यायालयों में बटा हुआ है। इसको हम जितना ही पढ़ेंगे, जितना स्टडी करेंगे, उतना ही हमारे लिए कम है। इसीलिए इस तरह की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहिए और हमें मेंशन जरूर करिए कि आप लोगों को क्या जानकारी जानना है, तभी मैं आप लोगों को सही आंसर दे पाऊंगी। इसमें न्याय पंचायतें हैं, न्याय तहसीलदार भी आते हैं। से परगनाधीश के नीचे कौन आता है? तहसीलदार। तहसीलदार के नीचे